सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंची महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, बीजेपी को आड़े लेते हुए आरएसएस पर साधा निशाना। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। बेनियाबाग क्षेत्र स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों को नगर निगम ने किया सील, किराया न जमा किए जाने का लगाया आरोप। और बीएचयू में शोध प्रवेश में अनियमितता के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूका विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में शोध प्रवेश में अनियमितता के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रही शोध प्रवेश प्रक्रिया में प्रशासनिक अनियमितता, विभागीय धांधली एवं लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों ज्ञापन, विरोध प्रदर्शन आदि के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासन की लापरवाही, विभागीय भ्रष्टाचार एवं आरक्षण संबंधी मांगों में संबंध 3 स्थानों पर अभ्यर्थी धरनारत है। इसमें से हिंदी विभाग के विषय में अभाविप ने पहले भी मांग की है कि इस प्रकरण में भारत सरकार के ईडब्ल्यूएस संबंधित नियम के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में निर्णय ले। इसी के साथ प्राचीन इतिहासकार एवं पुरातत्व विभाग के विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग आरक्षण में की गई अनियमितता के विरुद्ध धरनारत हैं। स्पष्ट मत है कि यह सभी विषय विभागीय भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के हैं, जिसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। इन सभी विषयों का नियमानुसार जल्दी निराकरण होना चाहिए। इसी बीच ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन अनियमितताओं का फायदा उठाकर कुछ बाहरी राजनीतिक दल एवं अवांछनीय व्यक्ति निरंकुश होकर विश्वविद्यालय परिसर को अपनी ओर विरोधी राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। अभाविप का स्पष्ट मत है कि विश्वविद्यालय परिसर शिक्षा का केंद्र है एवं यहाँ समाज को विभाजित करने वाले राजनीति का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्यवश काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्क्रियता एवं छूट के चलते आज विश्वविद्यालय अराजक व्यक्तियों एवं शिक्षा विरोधी संगठनों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण खत्म हो रहा है। इस संबंध में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा शोध प्रवेश में व्याप्त भारी अनियमितता एवं विश्वविद्यालय परिसर को बाहरी राजनीतिक दलों, अवांछनीय व्यक्तियों की अराजकता का अड्डा बनाए जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला महिला महाविद्यालय तिराहे पर फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान ओंकार, सूर्यांश, मोहित, हिमांशु, अभय, अभिषेक, मदन, यशवर्धन, अखिलेश व बड़ी संख्या में आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। विश्वविद्यालय में आए दिन जो अनियमितताएं हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, पीएचडी प्रवेश में आप देख रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस में भी 2 जगह धरने चल रहे हैं, विश्वविद्यालय के वीसी आवास के सामने भी धरना चल रहा है। धरने का कहते हैं कि मेन कारण ये है कि शीर्ष पदों में बैठे उच्च अधिकारी वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर पीएचडी का कहीं मुद्दा है, अगर उसमें गड़बड़ियां हुई हैं तो वो कहाँ से हुई हैं? विभागीय स्तर पे अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो विभाग अध्यक्ष को कहते हैं तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे। रेक्टर महोदय कहते हैं इसको संज्ञान में लेके अगर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी इस्तीफा दें और इस समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो बाहरी अराजक तत्व इस विश्वविद्यालय में आके प्रशासन के साथ बैठ के कहते हैं, प्रशासनिक लोग, आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें रेक्टर महोदय बाहरी लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याओं को तुरंत संज्ञान में लेके और ऐसे समस्याओं को निस्तारित करने का काम करें ताकि विश्वविद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था बनी रहे। चेतगंज थाना अंतर्गत बेनियाबाग स्थित नगर निगम की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों को किराया न देने के कारण बंद कराकर नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया। चेतगंज थाना अंतर्गत बेनियाबाग स्थित नगर निगम की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों को किराया न देने के कारण दुकानों को बंद कराकर नगर निगम द्वारा सीज कर दिया गया। इस दौरान एसीपी चेतगंज गौरव एवं सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार मजिस्ट्रेट भारी दल बल के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीज के समय पहुंचे। नगर निगम की इस कार्यवाही में पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम ने हम दुकानदारों को फरवरी तक का पैसा जमा कर चुके हैं, जिसका क्यूआर कोड भी मिल गया था। उसके बाद दुकानों को किराए पर बढ़ा दिए गए। दुकानदारों की कोई सुनवाई न होने के कारण, समस्या का समाधान न निकलने के कारण दुकानदारों ने पैसा नहीं जमा किया।
2 दिन पहले नोटिस दी गई, आज सीज कर दिया गया नगर निगम द्वारा। मामला ये है कि इन्होंने QR कोड हम लोगों को दिया, नोटिस दिया, फिर QR कोड दिया, उस पर इन लोगों ने कहा इतना पैसा जमा करो, सारे दुकानदारों ने उस पैसे को जमा कर दिया और फिर 4 दिन के बाद इन्होंने फिर वही QR कोड पे जिसका किराया 500 रुपया था उसको 5000 कर दिया, जिसका किराया 1000 था उसको जो है 10,000 रुपया कर दिया और पैसा लोगों का फरवरी तक जमा हुआ है पिछला। उसके बाद इन्होंने फिर एक नई नोटिस दे दिया, उस पर किराया ज़्यादा बढ़ा कर दे दिया। फिर इन लोगों ने कहा, फिर नोटिस दिया कि उसको जमा करो। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को ये बताया जाए कि कितने रुपए स्क्वायर फीट ये दुकान है, कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने लगाया है। उन्होंने किसी भी तरीके का हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, ना हम लोगों को बताया। ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का विद्यापीठ के छात्रों ने पुतला फूंका। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान का विरोध जारी है। विद्यापीठ विश्वविद्यालय में दर्जनों छात्रों ने अनुराग कश्यप के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों परिसर में अनुराग कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो वहीं अनुराग कश्यप का पुतला दहन किया। छात्र अनुराग कश्यप के बयान को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कश्यप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र भी सौंपा। छात्रों का कहना है कि अनुराग कश्यप अपने फिल्मों के लिए घटिया पब्लिसिटी करते हैं। ऐसे वामपंथी विचारधारा का हम विरोध करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से आशुतोष तिवारी, हर्षित, शिवम तिवारी, युवराज पांडे, मानस शुक्ला, तेंद्र जोशी, सूरज उपाध्याय, राहुल पांडे, हर्ष अर्पित, अनीश राय, प्रज्वल पाराशरकर, हेमंत मिश्रा व दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। आज हम लोग अनुराग कश्यप का पुतला जो है दहन किए हैं। अनुराग कश्यप आए दिन लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते जाते हैं। हर समाज के लोगों के बारे में उनके विचारधारा वामपंथ है। अनुराग कश्यप को ब्राह्मणों के खिलाफ बोले कि ब्राह्मणों के ऊपर मुतना चाहिए, उनको जान लेना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे, महाराणा प्रताप सिंह जितने महापुरुष हैं सब ब्राह्मणों को देवता मानते थे। पूरा समाज, भारतीय संस्कृति में ब्राह्मणों का दर्जा जो है ज्ञान के लिए माना जाता है। लेकिन अनुराग कश्यप, रानी लक्ष्मीबाई को ब्राह्मणों के ऊपर बोलने से पहले मंगल पांडे को याद कर लेना चाहिए था, टाटा टोपे को उनको याद कर लेना चाहिए था, तमाम में से महापुरुषों को याद कर लेना चाहिए था जो भारत की आज़ादी में योगदान दिए। अनुराग कश्यप अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पिक्चर की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आए दिन जितने भी महापुरुषों के ऊपर आपत्तिजनक बयान देते हैं, इसलिए हम लोग अनुराग कश्यप का पुतला फूंके हैं। उनकी विचारधारा वामपंथ की है, कम्युनिस्ट विचारधारा है। वो विचारधारा पूरे भारत में समाप्त होती चली जा रही है, लेकिन उस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अनुराग कश्यप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। सराफा व्यवसायियों के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर सराफा संगठनों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सराफा व्यवसायियों के ऊपर जानलेवे हमले को लेकर सराफा संगठनों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे किशन सेठ, सराफा व्यापारी अध्यक्ष, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सराफा व्यवसायी के जन माल की सुरक्षा व मुआवजा दिया जाए ताकि सराफा व्यापारी सुरक्षित रहे। सोनार समाज व सराफा व्यवसाय को जान माल की सुरक्षा हेतु असलहे का लाइसेंस त्वरित पारित किया जाए। सोनार समाज व सराफा व्यापारी की हत्या होने पर प्रदेश सरकारी द्वारा मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए दिए जाए। सोनार समाज व सराफा व्यवसायी की हत्या होने पर उन पर आश्रित व्यक्तियों में से किसी योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदेश सरकार जीविकोपार्जन हेतु उपलब्ध कराए। सोनार समाज व सराफा व्यवसायी की लूट व हत्या होने पर त्वरित कानूनी कार्यवाही कर दोषी को पकड़ा जाए तथा लूट के सामान की संपूर्ण बरामदगी कराई जाए। सोनार समाज व सराफा व्यवसायी के साथ आए दिन पुलिसिया उत्पीड़न व धन उगाही के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र पढ़ने पर उपरोक्त पुलिस वालों के विरुद्ध किसी अन्य जांच एजेंसी से जांच कराकर दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही व कानून कार्यवाही की जाए ताकि सराफी व्यवसायी अपने को सुरक्षित कर व्यापार कर सके। मैं सोनार समाज से ताल्लुक रखता हूँ। सराफा व्यापारी हम लोग हैं। लगातार प्रदेश में सोनार समाज सराफा व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, छिनैती, डकैती, बलात्कार होने के बाद भी समाज, न तो हमारा प्रशासन, न सरकार हमारी मदद कर पा रही है। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि सोनार समाज को जैसे अन्य समाज की हत्या होती है उसको आर्थिक मुआवजा प्रदेश सरकार देती है, वैसे ही सोनार समाज को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहयोग, 1 सरकारी नौकरी, 1 असलाह का लाइसेंस और पुलिसिया उत्पीड़न के लिए जो प्रदेश में हो रहा है उसको उत्पीड़न बंद हो। नायब तहसीलदार शहर
सदर वाराणसी प्रीतम सिंह के खिलाफ अधिवक्ता गणों ने दी सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दुबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार शहर सदर वाराणसी प्रीतम सिंह के खिलाफ अधिवक्ता गणों ने दी सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दुबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में अधिवक्ता संजय लालवानी ने बताया कि एक महिला जिसका नाम चंदो देवी पत्नी मानिकचंद मौजा केशरीपुर आराजी नंबर 256/5 परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी के मूल निवासी हैं, जिसमें लालता प्रसाद मूल खतौनी धारक थे, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जालसाजी करके बिमला पत्नी राम अजोर 958.75 वर्ग मीटर करके आदेश 25 नवंबर 2014 को न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सदर वाराणसी ने आदेश करते हुए वर्ग फीट को वर्ग मीटर कर दिया। इसके चलते लालता प्रसाद पुत्र भगंतु का नाम मूल खतौनी फसली वर्ष 1427-32 में खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से एसडीएम सदर वाराणसी को 32/38 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर एसडीएम महोदय द्वारा आख्या मांगने पर हल्का लेखपाल केसरीपुर व कानूनगो महोदया द्वारा आख्या प्रेषित करके नायब तहसीलदार शहर प्रीतम सिंह को दिया गया, जिस पर नायब तहसीलदार शहर प्रीतम सिंह ने आख्या स्वीकार न करते हुए सम्मानित अधिवक्ताओं से पैसों की मांग की व तुम तड़ाक करके बात की, जिसके चलते अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हुआ और डीएम वाराणसी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रीतम सिंह के ऊपर कार्यवाही के लिए निर्देशित करने की मांग की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे, नन्हे सिंह, संजय लालवानी, प्रेम प्रकाश सिंह, गौतम ब्रिजेश मिश्रा, अरविंद राय, योगेश पांडे व अमरीश सिंह, विवेक सिंह, आलोक तिवारी, बाला, रतनदीप सिंह, शुभम रावत, प्रियंका पांडे, सतीश यादव, अन्य सम्मानित अधिवक्तागण मौजूद रहे। लगातार प्रीतम सिंह द्वारा हम लोगों के पास कंप्लेनें आ रही हैं, शिकायत पर न बता रही हैं, ऑन डेस्क वो पैसे की मांग करते हैं। एक भी फैसला आज तक उन्होंने बिना पैसा लिए दिए नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों की संख्या में अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने ज्ञापन डीएम साहब को दिया है और डीएम साहब तो इस समय छुट्टी पर हैं, जो उनका कार्यभार संभाले हुए हैं। उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, यदि 2 दिन तक अगर वो अपनी कार्रवाई प्रीतम सिंह के विरुद्ध नहीं करते हैं तो हम अधिवक्तागण समस्त वादकारी एक बार फिर आंदोलित होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। आयुष चिकित्सकों के पंजीकरण नवीनीकरण में किए जा रहे अव्यावहारिक एवं अनुचित उत्पाद के संदर्भ में आयुष चिकित्सकों ने आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर मिश्र दयालु को ज्ञापन सौंपा। आयुष चिकित्सकों के पंजीकरण नवीनीकरण में किए जा रहे अव्यावहारिक एवं अनुचित उत्पाद के संदर्भ में आयुष चिकित्सकों ने आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर मिश्र दयालु को ज्ञापन सौंपा। आयुष चिकित्सकों का कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय ने नवीनीकरण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिसका सार है, यदि चिकित्सा प्रतिष्ठान की मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो गत वर्ष के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति तथा उपरोक्त संबंधित घोषणा पत्र ही लिया जाएगा, न कि संपूर्ण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए बाध्य किए जाए। और तो और फायर एनओसी के नाम पर एकल क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है व फायर एनओसी के लिए बाध्य किया जा रहा है। रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की मांग अनुचित व अव्यावहारिक व अनुपयोगी है, क्योंकि चिकित्सक के रजिस्ट्रेशन में चिकित्सा स्थान के पता का उल्लेख होता है। चिकित्सकों के आपराधिक गतिविधियों गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न न होने का प्रमाण पत्र मांगना चिकित्सकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। क्योंकि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हमारा होता है हर साल, जिसका गत 14 नवंबर 2024 को सचिव साहब से, जो मुख्य सचिव हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया था आयुष महानिदेशक को कि हमारे आयुष चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन हर साल ना होके 5 साल के लिए करना है, जिसके लिए यहाँ पे हमारे डीओ अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, जिसके वजह से हमारे आयुष चिकित्सकों को बहुत समस्या हो रही थी। उसी के लिए हम लोग नीमा संगठन, नीमा बीएचयू, नीमा वाराणसी और नीमा उत्तर प्रदेश ब्रांच, नीमा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपने आयुष मिनिस्टर के यहाँ अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए अपने ज्ञापन अपने पत्र के रूप में दिया इनको। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर
जमकर निशाना साधा। वाराणसी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों से लड़ाई कर रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में था और इसी का उर्दू संस्करण कौमी आवाज निकाला गया और हिंदी में नवा जीवन निकाला गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड में भाजपा में दम हो तो साबित करके दिखाओ। काशी से पीएम को चुनौती दे रहे हैं। अब भाजपा जजों को डराने धमकाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार आरएसएस की किताबों को विज्ञापन देती है जो देश में नफरत फैलाती है। अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार ने रुचि सोया का कर्ज माफ कर दिया और बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसे खरीद लिया। दूसरा, मोदी सरकार ने वोडाफोन के 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए और यहां तक कि उसका स्वामित्व भी अपने हाथ में ले लिया, जो अब 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गया है। कहा कि ईडी ने 5,000 मामले दर्ज किए और सजा सिर्फ 24 मामलों में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के 100 में 99 मामले में विपक्ष के खिलाफ दर्ज होते हैं। इस पर ईडी को जवाब देना चाहिए कि सत्ता के मामले में मामला दर्ज करते हैं लेकिन साबित क्यों नहीं कर पाते हैं। हम इसके खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर निकलेंगे। संविधान बचाओ देश बचाओ की रैली को निकालकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लांबा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों के युद्ध में हिस्सा लिया, यह देश की धरोहर है, हम इसे बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक गुजरात अधिवेशन से बौखलाए मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रवर्तक निदेशालय ईडी अपनी पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन को छोड़ दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष की नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर तथा कथित आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। गांधी परिवार का हर सदस्य, चाहे वह राजनीति में हो या नहीं, भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा कि भाजपा डरी हुई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, बंगला छीन लिया और सुरक्षा छीन ली। कोर्ट ने सब वापस किया। राहुल ने भाजपा को बहुमत से रोका है, इसी से भाजपा को बौखलाए हुए है। राहुल गांधी को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के 10 महीने में ये सब लोग जेल में जाएंगे। अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी क्योंकि अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। संविधान के अंदर का एक भाग है, यहाँ तो पूरा संविधान खतरे में आ चुका है, पूरी आजादी खतरे में आ चुकी है। ये आजादी भी कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को दिलवाई। भाजपा आरएसएस, भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस तो गद्दारी कर रही थी, मुखबर बन रही थी। तो आज तो इस देश की आजादी, बोलने की आजादी पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमें मालूम है जब से ये सत्ता में आए हैं ये तानाशाह हो चुके हैं और देश के लोगों ने इनकी तानाशाहियों को रोका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में वो कमजोर हुए हैं। सीधा 40 से ऊपर सीटों का उन्हें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा और 400 पार का रथ देश में अगर किसी एक राज्य ने आगे बढ़कर रोका है तानाशाही के रथ को तो उत्तर प्रदेश ने रोका है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात को अजय राय जी के होते हुए कह रही हूँ, जिस तरह से अजय राय जी ने 3 लोकसभा के चुनाव लड़े और लगातार अपने विश्वास को, वोट प्रतिशत को लोगों में बढ़ाया और वही प्रधानमंत्री जी का जनता पे विश्वास और वोट प्रतिशत कम हुआ है। अगला चुनाव मैं दावे से कहती हूँ अजय राय जी लड़ेंगे, हम विश्वास से कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा लगाई गई रोक को लेकर आम आदमी पार्टी इकाई वाराणसी द्वारा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ आम आदमी पार्टी वाराणसी इकाई ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रकाशित अधिकारियों के माध्यम से भेजा। रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी, ने कहा कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, जातिवाद और महिलाओं की शिक्षा में आ रही रुकावटों के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी। उनके जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाना न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह उन विचारों को दबाने की कोशिश है जो समाज को जागरूक बनाने में सहायक है।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कहा, यह फिल्म एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है जिसे आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। सेंसर बोर्ड द्वारा लगाई गई रोक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपील करते हैं कि इस रोक को तुरंत हटाने के लिए निर्देश जारी करें। धरने में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में इस सेंसरशिप को असंवैधानिक और समाज सुधारकों की विरासत को दबाने वाला कदम बताया है। सावित्रीबाई फुले के महान जो फिल्म बना है उसको सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी। तो हम लोग की मांग है कि सेंसर बोर्ड से कि इसको जो है फिल्म को रिलीज करा। कौन सा फिल्म है, क्या फिल्म है? अरे फिल्म है जो सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय पर दिखाया गया था, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, उन्होंने जो अपना कार्य किया था उस पर जो है सारी फिल्म बनाई गई। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत पांडेपुर क्षेत्र स्थित राजा साहिब बगीचा के पास एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत पांडेपुर क्षेत्र स्थित राजा साहिब बगीचा के पास एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय सोनी वर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बसंत नगर सिंधी ताली चंदौली की निवासी थी। वह अपने पति चंदन सेठ के साथ पांडेपुर स्थित ससुराल में रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनी वर्मा ने बीती रात अपने ससुराल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब ससुराल वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मृतकों के पिता राय प्रकाश को फोन कर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। मृतका के पिता राय प्रकाश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनी की शादी 7 दिसंबर 2020 को बनारस निवासी चंदन सेठ से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे लगातार ससुराल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका का पति चंदन सेठ घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन परिजनों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दहेज के लिए हमेशा दहेज के लिए ये खाली लड़की फोन किया था कि पापा टोटो लेने के लिए पैसा के लिए बोले और दारू पी के रोज आते थे, लड़की को मारते थे, करते थे। शादी के लड़के थे बहुत शादी कर रहे थे। शादी कब हुई थी? शादी 2020 में। ठीक है, शादी के बाद से ही ऐसा मामला था या अभी साल 2 साल? नहीं, शादी के शुरू से, शादी के बाद से। पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हिंदू समाज पर हो रहे संगठित हमलों एवं राज्य सरकार की विफलता के मद्देनजर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति पार्टी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हिंदू समाज पर हो रहे संगठित हमलों एवं राज्य सरकार की विफलता के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किए जाने के संदर्भ में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति पार्टी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि आप लोग हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें, नहीं तो और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रदीप ने बताया कि हम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अत्यंत दुख एवं चिंता के साथ आपका ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान भयावह स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वीरभूम, उत्तर 24 परगना आदि जिला में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हिंदू जनमानस पर सुनियोजित, क्रमबद्ध व हिंसक हमले किए जा रहे हैं। अनेक स्थानों पर मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है। हिंदू परिवारों को पलायन हेतु विवश किया जा रहा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं युवाओं की हत्याएं हो रही हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत निराशाजनक है। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। कई स्थानों पर सरकार की ओर से पक्षपात के भी प्रमाण सामने आ रहे हैं। उपरोक्त स्थिति स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिभाषा में आती है। एक ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि एक हिंदू विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है
जो कि कहीं न कहीं से हिंदू जनमानस को संरक्षण सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है और कहीं न कहीं से दंगाइयों को, अत्याचारियों को और हिंदू जनमानस का साथ नरसंहार, लूट और बलात्कार करने वालों को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी सरकार द्वारा और उसके पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ऐसी सरकार को तत्काल अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए बर्खास्त किया जाए। श्री संकट मोचन संगीत समारोह इस समय अपने समाप्त पर है। शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, रसिक श्रोताओं और उच्च कोटि के कलाकारों का अद्भुत संगम इस समारोह में देखने को मिल रहा है। श्री संकट मोचन संगीत समारोह अपने समाप्त पर है। शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, रसिक श्रोताओं और उच्च कोटि के कलाकारों का अद्भुत संगम इस समारोह में देखने को मिल रहा है। जानकारों को तो शास्त्रीय संगीत की अतल गहराइयों में बार बार उतरने का मौका तो मिल ही रहा है, वहीं संगीत के छात्रों को भी बहुत कुछ यह समारोह सिखा और दिखा भी रहा है। ऐसे में समारोह की पंचम निशा यानी रविवार की रात की शुरुआत प्रयागराज के ऋषि मिश्रा के ख्याल गायन से हुआ। उन्होंने राग शुद्ध कल्याण के अवतारणा की। उन्होंने विलंबित ख्याल में शिव शंकरा बंदिश सुनाने के बाद 2-3 में मन में विराजे राम और एक ताल जय प्यारे हनुमान बंदिश पेश की। समापन भजन चलो रे मन गंगा जमुनी तीर से की। दूसरी प्रस्तुति में लखनऊ घराने की कथक नृत्यांगना नयनिका घोष ने अपनी प्रस्तुति अपने गुरुजन पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज एवं पंडित विजय शंकर को समर्पित किया। भगवान श्री राम के नित्य वंदना से आरंभ करने के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में सीता हनुमान संवाद प्रसंग को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त की। परंपरागत कथक के अंतर्गत उन्होंने 3 ताल में उठान, आमदन परन, रेला, चक्करदार परन, फरमाइशी परन, घुंघरुओं का चलन दिखाया। इसके बाद उन्होंने पंडित बिंदादीन महाराज की ठुमरी मुझे छेड़ो ना नंद के सुनो छैल पर भाव नृत्य से अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। उनके साथ तबले पर उस्ताद अकरम खान, परखावज पर महावीर यंगानी, सितार पर रईस खान ने संगत की। बोल पड़ंत मयूख भट्टाचार्य और गायन समीउल्लाह खान ने किया। काशी रस कार्यक्रम में सुबह बनारस के मंच पर कोलकाता से पधारी कलाकार कोयल डे राय ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। काशी रस के रूप में काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कृत करने के उद्देश्य से सुबह बनारस के मंच पर काशी रस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को कोलकाता से पधारी कलाकार कोयल डे राय ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को पद, लय, ताल, मंद, संचालन एवं नुपुर के झंकार से मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र कृष्णा मोहन पांडे ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के 548वें प्राकट्य दिवस पर गोपाल मंदिर में 4 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मनाया जाएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक अखंड भूमि मंडलाचार्य वर्य जगत गुरु
श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के 548वें प्राकट्य दिवस पर षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में 23 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक 4 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को श्री गोपाल मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा ने दी। उन्होंने बताया कि समस्त कार्यक्रम श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में संपन्न होंगे। 24 अप्रैल को प्राकट्य दिवस पर प्रातः बंगला दर्शन व श्री गिरिराज का दुग्धाभिषेक के साथ ही विविध धार्मिक अनुष्ठान वैष्णव जनों द्वारा किया जाएगा। अपराह्न 4 बजे श्री महाप्रभु जी की भव्य शोभा यात्रा श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकाली जाएगी, जो गोलघर, सिद्ध माता फाटक, सोरा कुआं, जौहरी बाजार व विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। सभा में श्री महाप्रभु जी का पंचोपचार पूजन, बधाई गान, विद्वानों का प्रवचन तथा वरिष्ठ वैष्णवों का सम्मान व तत्पश्चात षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर महाराज जी का आशीर्वचन होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय व रामनगर के काशीराज परिवार के राजकुमारी महाराज उपस्थित रहेंगे। शयन में श्री मुकुंद राय जी व श्री गोपाल लाल जी के मनोरथ के दर्शन होंगे। मेला कार्यक्रम 25 रोहण का है और कीर्तन सम्मेलन है और मुख्य उत्सव के दिन शोभा यात्रा है। वल्लभाचार्य जी के सुखपाल में पधरा के शोभा यात्रा है और शाम को सभा है, विद्वानों के प्रवचन है, वृद्धजनों का सम्मान है और तृतीय दिवस संगीत संध्या का कार्यक्रम है और चतुर्थ दिवस सामाजिक कार्यक्रम है। वृद्धाश्रम में जाके वहाँ पर सारनाथ में दैनिक जो आवश्यकता है उसको हम जो हो सके उसको पूर्ण करें, ऐसी हमारी इच्छा है। इस प्रकार विचार ऐसी आयोजन रखा गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।